नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई है और उस पर जो हलचल होने के आसार हैं, संभावनाएं हैं, उसके इर्द गिर्द बातचीत करूंगा। जवाहर भवन में रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा का आयोजन 20 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के जवाहर भवन में किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन अति पिछड़े समुदाय से संबंध रखने वाले अधिकांश छात्रों द्वारा और जो ओबीसी समाज या SC ST OBC या कहें कि सामाजिक न्याय विचारधारा में विश्वास रखने वाले छात्रों नेताओं, छात्र नेताओं और कुछ जो राजनीति में उतरकर राजनीति कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री यानी संसदीय राजनीति सक्रिय रूप से कर रहे हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वैसे इस कार्यक्रम में कोई विशेष अतिथि नहीं थे, कोई विशिष्ट वक्ता नहीं थे, लेकिन इस कार्यक्रम में दो मुख्य वक्ता थे। हालांकि इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD किया है, उन्होंने इसके पहले भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अति पिछड़ों के मुद्दों पर 3 कार्यक्रम पहले करवा चुके हैं और उसी कड़ी में यह जवाहर भवन में, दिल्ली स्थित जवाहर भवन में यह कार्यक्रम चौथा था, जिसके आयोजन में पूर्व गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पत्रकार सुनील कश्यप, छात्र पंकज चौरसिया सरीखे अन्य लोग थे, जिसमें राजद के वर्तमान MLC डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी भी आए थे और राज्यसभा के जदयू के पूर्व सांसद अली अनवर साहब भी आए थे। इस कार्यक्रम में अति पिछड़ों के मुद्दों पर बहुत ही व्यापक बातचीत हुई और सबसे दिलचस्प बात रही कि इस कार्यक्रम में जो शरीक लोग होने आए थे, जिन्होंने अपनी समझ से मुद्दों को रखा, वे सारे लोग ऐसे लोग थे जिनको इन समुदायों की राजनीति, अस्मिता विमर्श, राजनीति में जाति विमर्श और जातीय दुर्भावना, जातिगत भेदभाव, सभी चीज़ों का पर्याप्त अनुभव रहा है। बल्कि इसमें ऐसे पुराने लोग भी आए थे जिन्होंने सीधे सीधे एक जातिवादी वर्चस्व के खिलाफ लड़कर अड़कर अपनी पहचान बनाई है, वह भी आए थे। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर रविकांत चंदन जी का। वे भी लखनऊ से इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे और उन्होंने भी बहुत विस्तार से अपने बात को छात्रों के सामने और जो उस कार्यक्रम में आए थे सबके सामने रखा और उन्होंने एक अति पिछड़ों के मुद्दों को एक नए रूप में समझने का प्रयास किया। आप सोच रहे होंगे कि यह मुद्दा क्यों ज़रूरी है। यह मुद्दा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार में जब नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में कास्ट सर्वे आया है, तब से ऐसा लग रहा है कि कमंडल की राजनीति को, यानी भाजपा की राजनीति को, RSS की सांप्रदायिक राजनीति को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए बिहार नेतृत्व ने एक बार फिर से कमर कस लिया है। और इस कमर कसने का ही नतीजा था कि सामाजिक न्याय विचारधारा में विश्वास रखने वाली 2 बड़ी पार्टियां, राजद और जदयू, दोनों के सरकार में, गठबंधन की जो सरकार है बिहार में जब चल रही है, ऐसे में बिहार में कास्ट सर्वे सामने लाया गया है। यह दिलचस्प है कि पिछली बार जो आखिरी जनगणना हुआ था
वो भारत की आज़ादी के पहले हुआ था और लगभग 100 साल होने को हैं। उसके बाद जो दूसरा जाति संबंधित जो भी जानकारी आज बिहार के पास है, कम से कम बिहार के बारे में है, यह लगभग 100 साल के बाद ही हो पाया है। तो अपने आप में यह विशिष्ट है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने जिस फूट डालो और राज करो की नीति के लिए, नीति निर्धारण के लिए संभव है, जाति जनगणना जैसी चीज़ कराई होगी। क्योंकि यह बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि मुगल जो क्रिश्चियन जो राज जो रहा, ब्रिटिश राज जो रहा, उसमें जो क्रिश्चियंस जो रूल करते थे, उनके यहाँ जाति की भावना नहीं थी, जातिगत समाज भी नहीं था। उसके पहले भी भारत में जो मुगल साम्राज्य रहा या जो मुस्लिम्स राजा थे, मुस्लिम्स किंग्स रहे, उनके भीतर भी जातिगत साम्राज्य तो नहीं रहा। लेकिन इतिहासकारों की और समाजशास्त्रियों की और राजनीति शास्त्रियों की माने तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत में कोई शासन चले और उसमें एक विशिष्ट जाति के लोग सत्ता से दूर हों और एक खास जाति से संबंध रखने वाले लोग सत्ता से नज़दीक। बल्कि हम समझ सकते हैं कि भले ही बाहर से जिनको आक्रमणकारी कहा गया, वे भले ही भारत पर शासन करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने भारत पर शासन किया, ऐसा लगता है कि उस दरमियान उन्होंने भारतीय समाज को भारतीयों से भी अधिक समझा। यही कारण है कि भारतीय समाज में जो भी जातिगत दुर्भावना या भेदभाव की नीति थी, उसे कमज़ोर करने के बजाय, समानता लाने के बजाय, वे भी इस जातिगत भेदभाव का, जातिगत बंटवारे का उन्होंने लाभ लिया और इस व्यवस्था को कहीं कहीं तो सादा जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलने दिया और कहीं कहीं तो इसे और मजबूती प्रदान की। ऐसी स्थिति में भारत की आज़ादी के पहले कराए गए जाति जनगणना, जिसमें जातिगत जनगणना भी था और किस जाति के कितने लोग हैं इसको भी गिना गया था, और लगभग 100 साल बाद बिहार द्वारा बिहार कास्ट सर्वे कराया जाना, जिसमें सांप्रदायिक राजनीति को टक्कर देने का उद्देश्य साफ झलकता है, एक प्रगतिशील कदम लगता है। इसमें हालांकि अभी तक लोग कह रहे थे कि भारत का समाज, या जब से भाजपा की सरकार आई है, भारतीय राजनीति में या भारत के समाज को एक रूप से ही दिखाने की चेष्टा कर रहे थे कि भारत का समाज मूलतः हिंदू मुसलमान जैसे समाज में या धार्मिक विभाजन का शिकार है। लेकिन जब बिहार का कास्ट सर्वे आया, जाति का आंकड़ा आया, उसके बाद से पूरे भारत में न केवल बिहार कास्ट सर्वे को एक खास राजनीति के लोगों ने आलोचना की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को नहीं रहा गया और उन्होंने बिहार कास्ट सर्वे की कड़ी निंदा की। हालांकि चुनाव के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही चीख चीख कर कहते हैं कि वे पिछड़े समुदाय से हैं, कहीं वे अति पिछड़े बन जाते हैं, कहीं वे पिछड़े बन जाते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हैं, वहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ी आबादी, मजलूम आबादी क्या है, और वे उसी समाज का एक सदस्य होने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन जब बिहार कास्ट सर्वे आया तो भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं रहा गया और उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनावी रैलियों में जमकर बिहार कास्ट सर्वे की निंदा की है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 2 अक्टूबर 2017 को खुद भी बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को विशेषतः ध्यान में रखकर जी रोहिणी कमेटी का गठन किया था। जी रोहिणी दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी और उनकी अध्यक्षता में रोहिणी कमीशन यानी रोहिणी आयोग बनाया गया। आप सोच रहे होंगे कि रोहिणी आयोग मोदी जी ने क्यों बनवाया। दरअसल भाजपा के खिलाफ जब भी राजनीति की बात आती है
तो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति की बात आती है। मंडल का मतलब यह वह नीति है जिसके अंतर्गत केंद्रीय नौकरियों में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्तियों को, छात्रों को नौकरी में आरक्षण और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण का 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन जब यह प्रावधान किया गया और जिन पार्टियों के द्वारा लगभग किया गया, वे सभी लोग आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी स्थिति में है राजनीतिक रूप से, और उनका राजनीतिक बोलबाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बिल्कुल समझ में आता है कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे दो बड़े राज्यों में भाजपा की राजनीति को लंबा चलाना है, तो उन्हें जो वहाँ पर समाजवादी धड़े की राजनीति है उसे कमज़ोर करने के लिए भी कुछ राजनीतिक चाल चलनी होगी, कुछ राजनीति को आगे बढ़ानी होगी। हालांकि ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करके तो अब किसी पार्टी की राजनीति नहीं की जा सकती है। इसीलिए मोदी जी ने ओबीसी को, खासकर डोमिनेंट ओबीसीज को, ऐसा लगता है डराने के उद्देश्य से जी रोहिणी जी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग का गठन किया गया। रोहिणी आयोग को 13 बार एक्सटेंशन दिया गया। 13 बार उनको एक्सटेंशन देकर लगता है कहा गया कि आप एक पैमाने से, अपने हिसाब से, एक विशेष ऐसी विधि से इसका, यानी कि ओबीसी बंटवारे का या ओबीसी का अध्ययन करे जिसके अनुसार भारत की केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लोगों के लाभ के लिए लागू कर सके। हम देखेंगे कि रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। यह खबर बहुत बड़े हेडलाइन का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने की बात, यानी जमा हो जाने की बात, यानी सरकार के पास आ गई है। हालांकि सरकार इस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रही है, न किसी कोने में इस पर चर्चा की बात भी सामने आई है। इस रिपोर्ट को 6 साल में बनाया गया है। रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया और इसी अनुच्छेद के तहत काका कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन का भी गठन किया गया था। रोहिणी आयोग को अगर हम ध्यान से समझें तो उसमें लगभग 3 उद्देश्य प्रमुख हैं। पहला उद्देश्य तो यही है कि असमान आरक्षण वितरण का मूल्यांकन करना। वो ये है कि रोहिणी आयोग की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद बार बार दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय सरकार की नौकरियों में एक जाति विशेष के लोग अधिक संख्या में दिख रहे हैं और बाकी ओबीसी जाति के लोग समाज में अब भी पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि जब मंडल कमीशन लागू किया गया था या मंडल कमीशन का संघर्ष चल रहा था, उस समय भारत की लगभग सभी जातियों ने अपना बराबर योगदान दिया था। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो योगदान भले ही सभी ओबीसी ने दिया था, लेकिन सभी ओबीसी तक अभी मंडल कमीशन का लाभ या मंडल कमीशन की नीति नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए भारत सरकार ने जो पहला उद्देश्य रोहिणी आयोग का बताया था वह कम से कम यही था कि किसी भी कारणवश असमान आरक्षण जो हो गया है उस आरक्षण प्रणाली में, आरक्षण वितरण प्रणाली में भी समानता हो, इसके लिए ओबीसी समुदाय का अध्ययन विशिष्ट रूप से करना जरूरी हो गया था। दूसरा, अगर आप प्रमुख उद्देश्य देखें तो आप देखेंगे कि ओबीसी के बंटवारे, यानी कि ओबीसी तो खुद ही, जैसे समाज तो खुद ही पहले यूआर यानी अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड में बंटा हुआ है, लेकिन उसमें भी जब हम किसी भी प्रकार की नीति का निर्धारण करना चाहेंगे तो उसके पहले हमें बारीकी से ज़मीनी स्तर पर उनको समझना होगा, उन समाज को समझना होगा कि कौन समाज किस कारण से, कौन जाति समूह किस कारण से समाज में नीतियों
का लाभ उठाने में पीछे छूट गए हैं, इसका मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए ओबीसी के बंटवारे का तरीका, आधार और मानदंड तय करना ज़रूरी था। तीसरे प्रमुख उद्देश्य के रूप में जो दिया गया वो था कि ओबीसी को अब सीधा सीधा ओबीसी नहीं कहा जाएगा, बल्कि अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग जो आरक्षण की प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, ताकि समाज के हर लोग, समाज में मौजूद हर जाति के लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंच सके, उसके लिए पहले उनको अलग अलग जातियों में बांटा गया था। अब उनमें भी एक वर्गीकरण की आवश्यकता है, यानी कि कैटेगराइजेशन के बाद भी सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है। तो उसके तीसरे प्रमुख उद्देश्य के रूप में यह समझा जा सकता है कि ओबीसी को उपवर्गों में बांटना और उनकी पहचान करना और उन्हें उपवर्गों में बांटकर उन तक लाभ पहुंचाना तीन प्रमुख उद्देश्य थे। पहला है असमान आरक्षण वितरण प्रणाली का अध्ययन, दूसरा है कि ओबीसी के बंटवारे तरीका का आधार और मानदंड तैयार करना, और तीसरा कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन के लिए उनकी पहचान करना। यह तो अगर देखेंगे तो बड़ी सीधी बात हो गई। ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बहुत ही बड़ा काम किया है। रोहिणी आयोग का निर्माण एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जिन्हें इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो ये है कि भले प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसमें पुख्ता उसके पहले सबूत भी हैं कि एक जाति विशेष के, यानी दबंग कहे जाने वाले, ओबीसी के भीतर दबंग कहे जाने वाले जातियों तक ही कुछ सुविधाएं सीमित हो गई, चाहे वह राजनीतिक लाभ का मसला हो या आर्थिक लाभ का मसला हो या नौकरियों में शामिल होने का मसला हो। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि आखिर 27% ओबीसी आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 27 के 27% आरक्षण लागू किए गए थे और फिर भी अन्य ओबीसी के जातियों को जो छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए हैं उन तक लाभ नहीं पहुंचा। अगर हम देखेंगे तो पहले यही समझ में आता है कि 27% आरक्षण में मात्र 12% ही आरक्षण लागू हो पाया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हाल ही में एक लोकसभा सांसद द्वारा सवाल किए जाने पर जो जवाब मिला, उसमें पता चला कि पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालय में मात्र ओबीसी समुदाय के मात्र 100% में 4.5 के करीब, यानी कि 5% से भी कम ओबीसी के लोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं। तो सवाल है कि जहां मोदी जी बिहार की राजनीतिक पार्टी जैसे राजद जदयू और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी जैसे बसपा सपा को टक्कर देने के लिए, चुनौती देने के लिए, उनकी बेईमानी को उजागर करने के उद्देश्य से जो रोहिणी आयोग का गठन किया और जो छोटे छोटे जाति समूह के अति पिछड़े समुदाय के जातियां हैं उनको यह समझाने का प्रयास किया कि देखिए, आपका हक किसी सरकार ने नहीं, कम से कम आरएसएस भाजपा ने तो बिल्कुल भी नहीं मारा, बल्कि आपके अपने पुराने साथियों ने, राजनीतिक दलों ने मारा है। लेकिन यही भाजपा के नेतृत्व में और लगभग 10 साल से चल रही मोदी जी की सरकार यह खुलकर नहीं बता पाई है कि आखिर जो आरक्षण 27% मिलना था, कम से कम 27% लागू हो जाना चाहिए था, वह अभी तक सिर्फ 12% पर क्यों सिमटा है। जिस केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27% आरक्षण होना था, चाहे वह नामांकन में हो, एडमिशन में हो या नौकरियों में, वह महज 5% प्रोफेसर की संख्या में कैसे सिमट गया है। अगर हम वाइस चांसलर्स की, कुलपतियों की संख्या की हालत देखें तो वहाँ तो हालत और भी खराब है।
इतना ही नहीं, जो पिछड़े समुदाय के प्रोफेसर, मुखर प्रोफेसर जो वहाँ बन भी रहे हैं, उन्हें सरकार को उनसे काफ़ी आपत्ति है और येन केन प्रकारेण सरकार या तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसरों को सस्पेंड, सरकार नहीं मतलब सरकार के समर्थन करने वाले लोग, ऐसे लोगों को या तो नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं या डिसमिस कर देते हैं या जेल जाना पड़ता है, या उन्हें किसी खतरनाक संगठन का सदस्य बताकर उनकी ओबीसी की राजनीति को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। इस पर तो भाजपा ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वो चाहते हैं रोहिणी आयोग का वैसे खुलकर स्वागत किया जाना चाहिए। रोहिणी आयोग चाहे जिस भी परिस्थिति में बना हो या जिस भी उद्देश्य से बनाया गया हो, लेकिन रोहिणी आयोग में यह बात के पहले भी लोगों को यह महसूस हो रही थी कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन यानी ओबीसी जैसी बड़ी 60% लगभग आबादी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ही हर ज़रूरतमंद समुदायों तक, जाति समुदायों तक उनकी बात पहुंचाई जा सकती है, उन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों ने ही जानबूझकर हक मारी की है, तो इसकी भी शिनाख्त ज़रूरी है और यह समझना ज़रूरी है कि जो सबसे दबंग लोग रहेंगे या थोड़े अच्छे स्थिति में रहेंगे, जाहिर सी बात है कि आरक्षण तो क्या, कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ सबसे पहले उन तक ही आएगा। आरक्षण के मामले में मंडल कमीशन के 27% आरक्षण के मामले में कोई बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि एक यही छोटी सी चीज़ हुई है कि जो समाज में थोड़े आगे थे उन्होंने आगे बढ़कर सरकार की सुविधाओं का सीधा सीधा लाभ लिया है। बाकी समाज के जो लोग पीछे छूटे हुए थे वे आज भी पीछे ही छूटे हुए हैं। उनको आगे लाने का प्रयास अभी तक तो केंद्र सरकार में नहीं दिखता है। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यही भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और उत्तर प्रदेश में कास्ट सर्वे को लेकर बढ़ रही या 26 विपक्षी पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जातिगत जनगणना और जातिगत सुविधाओं और जातिगत आरक्षण यानी आबादी के हिसाब से आरक्षण के गरमाते मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि राहुल गांधी भी अब हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने लग गए हैं कि ओबीसी एससी एसटी समाज के कितने पत्रकार हैं, कितने नौकरियों में हैं, कितने भारत सरकार की नौकरियों में सेक्रेटरी रैंक पर ऑफिसर हैं या अन्य जगहों पे है। भाजपा तो इतना समझ गई है कि ओबीसी का मुद्दा उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों को भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम है जो चुनाव जीतने के लिए प्रलोभन के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका यकीन ना हो तो आप चाहें तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण याद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए तो इस देश में कोई भी विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव के, जो कि लगभग अप्रैल मई में हुआ, कि पहले उन्होंने जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सीधा सीधा एक सरप्राइज के रूप में लागू कर दिया था। जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में तमाम त्रुटियां हैं, संकट है, समस्याएं हैं, लेकिन जब वह आरक्षण दिया गया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया, तो इसने फिर से सवर्णों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद किया। जो सपा, बसपा, आरजेडी, जदयू के प्रमुख बड़े नेता अपर कास्ट थे, वे सवर्ण नेता थे, भले ही वे बाहर से विरोध का प्रदर्शन तो कर रहे होंगे, लेकिन वे भी अपने समाज में जाकर कहीं भी नहीं कहते पाए गए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण के कानून का सीधा उल्लंघन है, अवैध, असंवैधानिक है और इसे नहीं लागू किया जाना चाहिए। इससे सीधा पता चलता है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है
जो जिस समुदाय को जो पार्टी देगी तो उस आरक्षण का विरोध, कम से कम सवर्णों के आरक्षण का विरोध तो असंभव ही है। संभव है कि बिहार कास्ट सर्वे के बाद जो जाति के इर्द गिर्द आरक्षण के सवाल को लेकर पूरे देश में ओबीसी के सवाल को लेकर भाजपा के खिलाफ एक विपक्षी पार्टियां मिलकर जो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, हो सकता है उस गुब्बारे में नरेंद्र मोदी रोहिणी आयोग का पिन चुभा दें और उस गुब्बारे को फोड़ दें। इसलिए विपक्षी पार्टियों को भी यह समझ जाना होगा कि अगर अपने मुद्दे के गुब्बारों को नहीं फूटते देखना चाहते हैं तो आप न केवल चुनाव जीतने की दृष्टि से बल्कि ईमानदारी से जहां जहां भी उनकी सरकारें हैं उनको अपने नीतियों में यह साबित करना होगा कि अगर राहुल गांधी ओबीसी को लेकर, एससी एसटी ओबीसी के पार्टिसिपेशन को लेकर, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन को लेकर वास्तव में चिंतित हैं तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उनकी नीतियों में उनको राजनीतिक हिस्सेदारी या हर प्रकार की हिस्सेदारी देनी होगी। वे दे पा रहे हैं या नहीं, यह ही तय करेगा कि राहुल गांधी अपनी ही बात को लेकर कितने सीरियस हैं। यही बात नीतीश कुमार जी पर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर भी लागू होती है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता जो उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी, उनको भी यह तय करना होगा कि वे भी जो नेता बना रहे हैं, वे जो नेता तैयार कर रहे हैं ज़मीन पर, वो किस समुदाय के हैं और उनकी नीतियों में उनका पालन होगा कि नहीं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के जवाहर भवन में छात्रों ने, अधिकतर अति पिछड़े समाज से आए छात्रों ने रोहिणी आयोग की दशा एवं दिशा क्या होगी इस पर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने कहा कि आगे भी इस मुद्दे को लेकर वे चर्चा करेंगे और पूरे देश में इस चर्चा को ले जाएंगे। बहरहाल देखिए, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई है। भारत की राजनीति में रोहिणी आयोग का कितना योगदान होगा यह तो आगे पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए और अगर आपको मेरा यह शो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी रोज़मर्रा के मुद्दे हैं जो जनता को सीधे प्रभावित करते हैं, मैं उनको आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि जनता के मुद्दों की बात सरकार तक सीधे इस बहस के जरिए पहुंचे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।